हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ह्यूमन बीइंग जब ऑक्सीजन लेते हैं वो हम डायरेक्ट एयर से लेते हैं, जबकि एक्वाटिक लाइफ लाइक फिशेस या एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो जो सांस लेते हैं उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन वो डिजोल्व फॉर्म में वाटर से लेते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो गैसेज हैं वो आपकी लिक्विड में भी डिजोल्व होती है। अब लिक्विड चाहे आप ले लो वाटर, एक पोलर सॉल्वेंट या फिर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो डिफरेंट एक्सटेंट तक गैसेज पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होती है। तो पोलर सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया हमारा बेंजीन या फिर इथाइल अल्कोहल, और भी बहुत सारी ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि नॉन पोलर है। अब आता है कि गैसेस जो है लिक्विड में डिजोल्व होती है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको समझना ज़रूरी है टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि गैसेस जो है लिक्विड में डिजोल्व होती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं, और वहीं से हम लोग डिराइव करेंगे कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिसे बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो हेनरी कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड हो, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले हमें समझना है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। Solubility of any gas in a particular liquid is the volume of the gas in cc converted into STP that can be dissolved in a unit volume of liquid to form the saturated solution at a given temperature and under 1 atm pressure. अब ये जो लिखा है पहले इसको हम थोड़ा समझ लें कि ये है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने इसमें क्या है, कोई भी एक लिक्विड हमने इसमें डाल दिया। तो सपोज मैंने इसको पूरा लिक्विड से भर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिक्विड इसमें ऐड कर दिया, और ये लिक्विड जो हमने ऐड किया दैट इज सॉल्वेंट। उस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारा 1 ml। मतलब ये पूरा सॉल्वेंट और जो लिक्विड है ये हो गया हमारा 1 ml का, और ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी या इसकी वॉल्यूम हो गई 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस केस में इस सॉल्वेंट में जब हम किसी गैस को ऐड कर रहे हैं, सपोज मैंने इसमें कोई भी एक गैस ऐड की, या मैंने इस लिक्विड सॉल्वेंट में कोई भी एक गैस डिजोल्व की, कोई भी एक गैस हो सकती है। ठीक है, जब मैंने इसमें डिजोल्व किया और ये गैस डिजोल्व हो रहा है। अब कब तक ये डिजोल्व होगा? जब तक ये सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट हम फर्दर डिसॉल्व नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व, मतलब वो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इसके बाद उस पर आप कितना भी सोल्यूट डालोगे वो सॉल्वेंट में, वो और डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, इसमें और गैस फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी, तो उस पर्टिकुलर टाइम में इस गैस का कितना अमाउंट डिसॉल्व है उस लिक्विड सॉल्यूशन में, वो कहलाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको कि यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है, या बोलो एक कंटेनर लिया है जिसकी कैपेसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें हमने पानी डाला है जो कि है 1 ml का। अब उस पर हम किसी भी गैस को जब डिसॉल्व कर रहे हैं, हम तब तक गैस को डिसॉल्व करते रहेंगे, या गैस तब तक डिसॉल्व होती रहेगी जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, वो लिक्विड या वो सॉल्यूशन। एक बार जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब उसमें आप कितना भी सोल्यूट डालो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हमको चेक करना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है। जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सैचुरेशन पॉइंट तक प्रेजेंट है उसमें, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला यहाँ पे फैक्टर दिया है बच्चों, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, जो बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व होती है तो उसमें हमें गैस का नेचर भी पता होना चाहिए कि वो गैस कौन सी है या किस नेचर की है, और लिक्विड जिसमें डिजॉल्व हो रही है वो गैस, वो लिक्विड का नेचर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है गैसेस लाइक O2, N2 dissolves in water to a smaller extent, whereas gases like CO2, HCl, NH3 are highly soluble in water। अब ऐसा है कि भाई जो O2 गैस है, ठीक है, O2 क्या है? O2 एक नॉन पोलर सोल्यूट हुआ, या बोलो एक नॉन पोलर गैस है यहाँ पर। ठीक है, सो जो नॉन पोलर सोल्यूट्स है या बोलो नॉन पोलर गैसेस है लाइक N2, O2, N2, ये सारे क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सोल्यूट्स दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट वो लार्जर एक्सटेंट। जबकि वाटर क्या है हमारा? वाटर हम जानते हैं बच्चों, वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, बहुत अच्छे से आपको पता है ये चीज़। ठीक है, वाटर में ये ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव, और ये दोनों हाइड्रोजन से हो गए, ये हो गए आपके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो बीइंग पोलर इन नेचर, अब ये जो दोनों हैं इनमें कोई भी चार्ज देख नहीं रहे आप। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों साइड ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की सेम होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो टेंडेंसी कि वो किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ खींच सके, उससे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ये ऑक्सीजन जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये भी उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, इसीलिए इनको नॉन पोलर कहा जाता है। सेम होगा नाइट्रोजन के लिए भी। जबकि जब हम ऑक्सीजन गैस को या फिर नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि गैसेस लाइक O2, N2 डिसॉल्व इन वाटर टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। जबकि गैसेस लाइक CO2 एंड HCl, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे CO2 की, ठीक है, गैसेस लाइक CO2 हो गया या फिर HCl हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, NH3 हो गया, ये सारे क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। इनमें चार्ज डेवलप्स हो जाते हैं, H+Cl-, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ये सारे हो गए पोलर सोल्यूट जो कि इजीली वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल सिमिलैरिटी सॉल्वेंट के साथ सेम है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट हमको समझना जरूरी है। तो पोलर गैसेस और पोलर सोल्यूट्स they dissolve in polar solvent to a larger extent, whereas the non-polar solutes they dissolve in non-polar solvent to a greater extent। ठीक है, ये तो हो गया पहला इफेक्ट। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है गैसेस का, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट हम लोगों ने सॉलिड के केस में क्या पढ़ा था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज करती है, जबकि गैसेस के केस में इसका रिवर्स हम पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल्स में कि ऐसा होता क्यों है। अब solubility of gases decreases with increase in temperature, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। क्योंकि जब सपोज हमारे पास यहाँ पे कंटेनर में कोई भी लिक्विड हमने लिया है, ठीक है, अगर हमने इसमें कोई भी गैस हमने इसमें ऐड की, सपोज यहाँ पे हम लोग कोई भी गैस इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जब हम इसमें गैस डिसॉल्व करते हैं तो जो ये जो गैस के पार्टिकल्स है, ये मैं थोड़े साइज में बड़े बना दे रही हूँ, और ये जो आपके सॉल्वेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आप देख सकते हो। तो अब इनके बीच में एक न्यू बॉन्ड्स बनेगा,
जाहिर सी बात है, जब किसी भी सोल्यूट को हम एक सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, तभी हमारा सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन बनेगा। तो जब हम किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच में नए बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती है। और हम ऐसा जानते हैं कि जब भी न्यू बॉन्ड्स बनते हैं हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जब किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं उसके लिए हम लोग एनर्जी देते हैं, और जब कभी भी दो न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है बच्चों कि जब गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स या एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाते हैं जिससे कि वो उसमें डिसॉल्व हो सके। और जब न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए बोला गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब यही है। अब हुआ कि अगर हम लोग ये जो रिएक्शन लिखा है इसको देखिए, गैस प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम का साइन है, सॉल्यूशन प्लस हीट लिखा है। इससे ये पता चल रहा है कि रिएक्शन जो है ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन में अगर हम लोग ली-शैटलर्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वो क्या बताता है, ली-शैटलर्स प्रिंसिपल क्लास 11th हमने पढ़ा था। According to Lee-Chatter's principle, if a system is in the state of equilibrium and is subjected to change in the concentration, temperature or pressure, the equilibrium will shift in a direction that tends to undo the effect of change. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है और अगर हमने वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज किया, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज किया तो वो रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गया। अब रिएक्शन क्या करेगा, खुद से कोशिश करेगा कि उस इक्विलिब्रियम को रीगेन कर सके, और ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, जो भी हमने उसमें इंक्रीज या डिक्रीज किया है वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है। अब क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हुई है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हीट जब इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सो एज पर द ली-शैटलर्स प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा या रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट ऑलरेडी है, हम और हीट दे रहे हैं, तो इस हीट इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट ज़्यादा हो गई तो ये इस रिएक्शन को या बोलो उस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है तो डिक्रीज होगी आपकी सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास गैस और सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो है नहीं। तो जब रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज करेगी। इसको बहुत सिंपल टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर भी ये जैसे हमने कंटेनर लिया है, एक कंटेनर में अगर हमारे पास कोई भी गैस लिक्विड है, ठीक है, कोई भी इसमें अगर हमारे पास लिक्विड है और इसमें हमने कुछ भी गैस डिसॉल्व अगर की, तो अगर हम उसको बाहर से हीट दे रहे हैं तो हीट देने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, ये एनर्जी गेन करेंगे। अब एनर्जी गेन करने के बाद ये एक जगह बैठेंगे तो नहीं, तो ये तुरंत निकल के बाहर चले जाएंगे। इसीलिए बोला है कि सॉल्युबिलिटी, अब क्या हुआ, जो गैस के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में तो कम हो गए, अब इसी तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हो गए दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आइए अब इसका तीसरा फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और हेनरीज लॉ। अब ये जो हेनरी लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर किस तरह से होती है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो गैस एक लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है। सो यहाँ पे दो फिगर आप देख सकते हैं। पहले हम थोड़ा हेनरी लॉ को समझ ले कि हेनरी लॉ में हमें बताया क्या जा रहा है। हेनरी लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी गैस में, किसी भी लिक्विड में कोई भी अगर गैस डिसॉल्व हो रही है, उसका अमाउंट या उसका मास उसमें ज़्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर।
मतलब हम ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कंडीशन कि ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम की स्टेज में होना चाहिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से बता दूं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस, द मास ऑफ द गैस dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of the gas present above the liquid in equilibrium. तो जैसे कि यहाँ पे हमने दो फिगर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले फिगर में ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये है हमारा वेपर फेज, ये है हमारे वेपर्स, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं और ऊपर सिर्फ आपके वेपर्स हैं, तो इनिशियली यहाँ पर क्या है कि आपका रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका मतलब जितने भी गैस के पार्टिकल्स वेपर फेज से सॉल्यूशन में जा रहे हैं उतने ही गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्यूशन से वेपर फेज में आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है आपका इन दोनों के बीच में, वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज के बीच में। ठीक है, अब जब ये हमारी कंडीशन है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, और हमने सपोज यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से बढ़ाया, इनिशियली W1 था, अब W1 + 2 + 3 हमने प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे हो सकता है। अब इनिशियली हम देख सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ तक था, जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैसेज दे आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। तो जब आप प्रेशर दोगे ऊपर से तो गैस पार्टिकल से कम्स क्लोजर टू ईच अदर, तो वॉल्यूम वहाँ पे कम हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम कम हो गया तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज। इसका क्या मतलब है कि इनिशियली आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे मैंने 2 पार्टिकल्स रखे क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस अब कंप्रेस हो गई, पहले यहाँ तक थी, अब कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये अब पर यूनिट वॉल्यूम में आप देखोगे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि अब गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर वो एक दूसरे के पास आया तो ये जो आप सरफेस देख रहे हो ये लिक्विड सरफेस में भी ज़्यादा अमाउंट में अंदर जाएंगे। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं विद इंक्रीज इन प्रेशर द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो इंक्रीज। जितना गैस का अमाउंट है वो एक गिवन लिक्विड में बढ़ेगा अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कंडीशन है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और वो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम की स्टेज पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो हेनरी लॉ आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ हो गई। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल टर्म्स में इसको बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ द गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्योंकि कितना मास जा रहा है या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो रहा है एक लिक्विड में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो ऊपर से। ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो प्रेशर के। और इसके नीचे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग एक कांस्टेंट दे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है m is equal to k into p, where k is a constant known as proportionality constant whose value depends on, अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है,
इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर के ऊपर ऑफ कोर्स। ठीक है, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। सो हेनरी लॉ को हम लोग दूसरे टर्म्स में भी समझ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन अ इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब बहुत सिंपल ही है, वही वो चीज़ बता रहे हैं कि अगर कितना ज़्यादा उसमें गैस सॉल्युबल है, गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप ऊपर से कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी डिफाइन क्या करता है कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन गया उस टाइम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। व्हाट इज दिस X? X हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन भी एक कॉन्सेंट्रेशन में टर्म है। ठीक है, तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे ये जो KH है इसको बोलते हैं हम लोग हेनरीज कांस्टेंट। P हो गया आपका प्रेशर, KH हो गया आपका हेनरी कांस्टेंट, X हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो X लिखा है, ये बताता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स आपके सॉल्वेंट में है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतने ही ज़्यादा आपके फ्रैक्शंस ऑफ मोल्स सॉल्यूट में होंगे, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अगर हम यहाँ से KH की वैल्यू निकालें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, KH इज इक्वल टू 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ही बच्चों हम लोग KH की वैल्यू बढ़ाते हैं, किसी भी गैस के लिए अगर आपको KH की वैल्यू दी रही है, ठीक है, अगर और उससे पूछा है आपसे कि भाई बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या कम, इस तरह का एक क्वेश्चन इस साल नीट एग्जाम में भी आया था 2000 इसी ईयर में 2024 में। तो आपको क्वेश्चन में 4 गैसेस दे दिया जाएगा और सब में KH की अलग अलग वैल्यूज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो आपको बताना है कि भाई ये गैसेस किस तरह से अरेंज करना है कि उनकी सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर पे। सपोज इसमें हमने किसी भी एक गैस के लिए KH की वैल्यू आपको दे दिया, वो ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर गैस के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी भी कम है, क्योंकि हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह से KH इज इक्वल टू KH 1 सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही हुआ कि कितने उसमें आपके फ्रैक्शन ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट में। तो जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितने कम मोल फ्रैक्शन होंगे उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बच्चों पीछे बताया कि KH मतलब सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। तो हम लोग यहाँ पे KH को भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपका मतलब अगर बोलो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो KH भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर KH ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज यहीं पर अभी आपने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस अपने दिमाग में ये कुछ चीज़ों को बिठा के रखो, क्योंकि इस पूरे टॉपिक से बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है हर साल CBSE में। फिर से एक बात बता दूं कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट दिया KH जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर के ऊपर। अभी जैसे कहा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि जो मछलियाँ होती है दे प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर रादर देन द हॉट वाटर। ठीक है, मछलियों को ठंडे पानी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। अगेन रीज़न क्योंकि ठंडे पानी में क्या है, अभी मैंने कहा अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर टेम्परेचर कम है सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, इसलिए मछलियों को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा और उनको वहाँ पे रहना भी अच्छा लगता है। जबकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी कम है मतलब डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन उनको कम मिल रहा है तो उनको रहना भी वहाँ पे पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, सेम गैस आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लूँ N2, यहाँ पे N2 सेम गैस है बट एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक में हायर टेम्परेचर दिया है, एक में लोअर टेम्परेचर दिया, 293 लोअर टेम्परेचर, 303 हायर टेम्परेचर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH से, या बोलो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो आप देखो टेम्परेचर हमने हायर टेम्परेचर में देखा 88.84, लोअर टेम्परेचर में 76.48। तो लोअर टेम्परेचर में KH की वैल्यू कम है जबकि हायर टेम्परेचर में KH की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में गैस, इन दोनों कंडीशन में कौन सी गैस आपकी ज़्यादा सॉल्युबल है या किस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो आप क्या बताएंगे कि हायर टेम्परेचर में, मैंने अभी कहा कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में। तो ये जो गैस है आपकी N2 एट लोअर टेम्परेचर, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वैसे ही बच्चों अगर ये दूसरा वाला हम देखें O2, अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे सेम अलग अलग टेम्परेचर लिया है, एक लोअर टेम्परेचर 293 एंड हायर टेम्परेचर 393। एक गैस का KH का वैल्यू दिया है 34.86, एक का दिया है 46.82। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे हायर टेम्परेचर में KH की वैल्यू ज़्यादा है। अब इन दोनों में से 293 टेम्परेचर पे जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी या 393 केल्विन टेम्परेचर पे जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक ग्राफ भी बना है, आप देख सकते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे जो डेल्टन्स थे उन्होंने भी एक बार आके कहा कि अगर हम लोग एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, उनको डिसॉल्व करते हैं एक लिक्विड में इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसमें अगर हमें एक इंडिविजुअल गैस का अगर हमें सॉल्युबिलिटी पता करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उस पर्टिकुलर गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। याद रखो मैंने कहा मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 11 में भी डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा गैस है, लाइक P1 है, P2 है और P3, तीन गैसेस है जिनका प्रेशर यहाँ पे दिया है P1, P2, P3। सपोज गैस 1 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, गैस 2 की मॉडरेट है और गैस 3 की पूरी कम है। तो अगर आपसे बोलेगा कि भाई बताओ कि जो गैस 1 है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो वो डिपेंड करेगी उसके पार्शियल प्रेशर पे। अगर गैस 1 पे हम लोग बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर दिए हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही पे वो ग्राफ जो बता रहा है मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर। एक्स एक्सिस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है, वाई एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर लिया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर जितना ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर मैंने कहा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक है, सो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो किस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर दे रहे हो। ठीक है, तो यही है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के बढ़ने से मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल बढ़ेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। आई होप यहाँ तक आपको आज क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपको, जो कि आपके हेनरी कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, स्पेशली जो एमसीक्यूज, क्योंकि आप जानते हैं इस साल से आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू योर सब्जेक्टिव। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम्स में भी इस साल आए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो 2 टॉपिक बचे हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। एक है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ और दूसरा है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू।